हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका माई एग्ज़ाम हब यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बिहार का जो है प्राचीन इतिहास के बारे में डिस्कस करेंगे। इसका जो है भाग 1 होगा, इसके बाद जो है भाग 2 भी आएगा। ओके, तो ये वीडियो आपको कंप्लीट देखना है कि एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ बिहार। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सारे इंपॉर्टेंट तथ्य, जो भी एंशिएंट हिस्ट्री में के अंतर्गत जो भी टॉपिक आते हैं, जो भी राजवंश वगैरह जितने भी हैं, सारे तथ्य इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बिहार का जो है प्राचीन इतिहास के बारे में। इस वीडियो को देखने के बाद जो आपके जितने भी एग्ज़ाम होते हैं बिहार से संबंधित, बीपीएससी हो गया, बिहार दरोगा, सीडीपीओ, बिहार एसआई हो गया, और बिहार एसएससी से संबंधित जितने भी एग्ज़ाम होते हैं बिहार में, और जिसमें बिहार के क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, इस वीडियो के देखने के बाद जो आपका क्वेश्चन जो है वो एक भी नहीं छूटेगा। ओके, तो वीडियो जो शुरू से अंत तक देखिएगा। इसके बाद भाग 2 आएगा, बिहार के प्राचीन इतिहास भाग 2 के नाम से। ओके, और इस वीडियो से संबंधित आपको पीडीएफ चाहिए तो माई एग्जाम हब के नाम से टेलीग्राम चैनल है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे जो है पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ओके, और इस चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। ओके, आप अपना सपोर्ट दीजिए, हम भी इस तरह से आपको रेगुलर कंटेंट प्रोवाइड करते रहेंगे ताकि आपका एग्ज़ाम का तैयारी जो है वह बेहतर ढंग से हो सके। तो चलिए डिस्कस करते हैं बिना विलंब किए हुए कि बिहार का जो है प्राचीन इतिहास क्या रहा था, एंशिएंट हिस्ट्री बिहार का क्या रहा था, उसके सारे तथ्य जो हैं डिस्कस करेंगे। डिस्कस करते हैं, पहले देखते हैं बिहार का इतिहास जो है भारत में सबसे विविध में से एक है। बिहार का इतिहास जो है भारत में सबसे अलग है। बिहार में 3 अलग अलग क्षेत्र हैं, प्रत्येक का अपना अलग इतिहास और संस्कृति है। जो भी क्षेत्र हैं बिहार में 3 अलग अलग, उसका जो अपना इतिहास है, सबका अपना संस्कृति है। बिहार शब्द की उत्पत्ति जो है वो विहारों से हुई है। किससे हुई है? विहारों से, जिसका अर्थ है बौद्ध भिक्षु का विश्राम गृह, विश्राम गृह, जहाँ पे बौद्ध भिक्षु आराम करते थे, विश्राम करते थे, उसको बोलते थे विहार। तो उसी के से है उत्पत्ति हुआ है बिहार शब्द का। लेकिन यह 12वीं शताब्दी के मुस्लिम शासक थे जो कि जिन्होंने जो है राज्य को बिहार कहना स्टार्ट शुरू कर दिया। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो बिहार शब्द का उत्पत्ति कहाँ से हुआ है? ये विहार से हुआ है, विहारों से, जिसका अर्थ होता है बौद्ध भिक्षु का विश्राम गृह, आराम करने वाला गृह। ओके, गृह जहाँ पे बौद्ध भिक्षु विश्राम करते थे। तो ये इम्पोर्टेंट कुछ तथ्य थे इम्पोर्टेंट। अब देखते हैं बिहार का प्राचीन इतिहास का। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे पाषाण काल से लेके मौर्य पूर्व राजवंश तक। मौर्य वंश से पहले जितने भी राजवंश हुए हैं वहाँ तक जो है इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले पाषाण काल से स्टार्ट करेंगे। तो पाषाण युग स्थल में देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। ये सारे जो हैं बिहार के दृष्टिकोण से हैं, बिहार से संबंधित जितने हैं उतने ही डिस्कस करेंगे। ये इंडिया से संबंधित नहीं है, बिहार के एग्जाम में के इंपॉर्टेंट दृष्टिकोण से ही डिस्कस किया जाएगा। ओके, तो सबसे पहले देखेंगे बिहार के पाषाण युग। पूरा पाषाणी स्थल, जिसको कि बोलते हैं पेलियोलिथिक साइट्स बोलते हैं, इसकी खोज जो है कहाँ कहाँ पे किया गया बिहार में? मुंगेर और नालंदा से की गई है। बिहार में जो है पूछा जाएगा कि पूरा पाषाणी स्थल बिहार में कहाँ कहाँ पे खोजे गए हैं, तो मुंगेर और नालंदा याद रखना है आपको। तो ये इतना ही याद रखना है कि पेलियोलिथिक साइट पूरा पाषाणी स्थल मुंगेर और नालंदा से खोज किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं मध्य पाषाण स्थल, जिसको कि मेसोलिथिक साइट्स बोलते हैं। इसका खोज जो है कहाँ कहाँ से किया गया है? हजारीबाग से, रांची, सिंहभूम तथा संथाल परगना, जो कि सभी झारखंड में है। अभी तो झारखंड में है, लेकिन जिस टाइम सब पहले बिहार में ही था। तो ये किया गया है मध्य पाषाण स्थल का खोज यहाँ से किया गया, हजारीबाग, रांची, सिंहभूम और संथाल परगना से। नेक्स्ट देखते हैं नव पाषाण, जिसको बोलते हैं नियोलिथिक, जो कि 2500 से 1500 ईसा पूर्व के बीच में आता है। कलाकृतियों की खोज कहाँ से किया गया? चिरांद से, जो कि सारण में है, और चेचर, जो कि वैशाली से किया गया है खोज। याद रखना ये लाइन जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कितने बार एग्जाम में पूछा गया है कि चिरांद जो है वो कहाँ पे है? ये बिहार से संबंधित है। चेचर जो है ये वैशाली में, चिरांद जो है ये सारण में, और ये नवपाषाण नियोलिथिक साइट्स है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। चिरांद सारण में, चेचर वैशाली और चंपा भागलपुर तथा तारदी गया से ये ताम्रपाषाण युग की कुछ वस्तुएं यहाँ से प्राप्त हुई। ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है। पूरा पाषाण से संबंधित इतना ही फैक्ट है, याद रखना। ये लाइन तो आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चिरांद कहाँ पे? सारण में, चेचर वैशाली में, चंपा भागलपुर में और तारदी गया में ये ताम्रपाषाण युग की कुछ वस्तुएं यहाँ से प्राप्त हुई। ये सारे साइट जो हैं बिहार से हैं, और बिहार से संबंधित एग्जाम जो हैं इसमें पूछे जाते हैं। बहुत बार प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन आप देख सकते हैं, उसमें पूछे भी गए हैं। ओके, तो इस लाइन को आपको याद रखना है। अब देखते हैं महाजनपद के बारे में डिस्कस करते हैं। महाजनपद क्या होता है? वैदिक युग के बाद कई छोटे राज्यों का उदय हुआ। वैदिक युग बीतने के बाद जो है
बहुत सारे छोटे राज्य का उदय होने के बाद उदय हुआ, उनमें से 16 साम्राज्यों तथा गणराज्यों को महाजनपद के रूप में जाना जाता। 16 छोटे छोटे साम्राज्य थे, उसको जो है महाजनपद के रूप में जाना जाता था। जो भारत में गंगा मैदानों में फैले हुए वे निम्न अनुसार है। कौन कौन से वो 16 महाजनपद है उसके नाम जानेंगे, और बिहार में कौन कौन से इंपॉर्टेंट जनपद थे उसके बारे में जानेंगे। तो कौन कौन से 16 महाजनपद थे? पहला था काशी, दूसरा कंबोज, कोसाला, गांधार, अंग, अवंती, मगध, असाका, वज्जी जिसको विरज बोलते हैं, सुरसेन, मल्ला, मत्स्य, चेदी, पांचाल, वत्स जिसको वामसा बोलते हैं, और कुरु। ये सारे जो हैं 16 महाजनपद थे भारत में, जो कि कहाँ बसे थे? गंगा मैदान के तट के इधर आसपास थे, ये सब स्थित थे। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है। 16 के नाम आपको याद रखने हैं, जो मतलब कि इंडिया लेवल के जो भी एग्जाम होते हैं उसमें 16 में से कोई भी पूछा जाता है, लेकिन बिहार के दृष्टिकोण से वो देखेंगे आगे वीडियो में बिहार में कौन कौन से इंपॉर्टेंट महाजनपद थे। तो ये सारे 16 के नाम जो है आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, आप रिपीट कर सकते हैं। PDF आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, वहाँ से जो है आप रिविजन कर सकते हैं। ओके, तो देखते हैं आप बिहार में कौन कौन से इंपॉर्टेंट थे। 3 महाजनपद नामक है बिहार में, कौन कौन है? मगध, अंग और वज्जी। ये कहाँ पे है? बिहार में। इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, रट लेना है आपको कि बिहार में 3 महाजनपद थे, मगध, अंग और वज्जी। मगध, अंग और वज्जी, और इसके तीनों के बारे में जो है कुछ डिटेल इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी आपके सामने देखते हैं, आगे देखते हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं अंगराज के बारे में। अंगराज के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। इसका उल्लेख जो है पहली बार अथर्ववेद में किया गया है। अंगराज का उल्लेख जो है पहली बार कहाँ पे किया गया है? अथर्ववेद में। एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए जो है सारे आपको ध्यान से सुनने हैं वीडियो, और शुरू से अंत तक देखने हैं। यदि एक बार में नहीं आए तो 2 बार 3 बार देखिए और वीडियो रिवाइज कीजिए, आपको अच्छे से सारे याद हो जाएंगे। एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है बिहार के एग्जाम के दृष्टिकोण से। अंगराज जो है इसका उल्लेख पहली बार कहाँ किया गया? अथर्ववेद में। यदि पूछ लिया जाएगा कि अंगराज का उल्लेख जो है पहली बार कहाँ पे किया गया, तो ये अथर्ववेद में किया गया है। वर्तमान में इसमें खगड़िया, भागलपुर, मुंगेर शामिल है। अंगराज में कौन कौन से राज्य शामिल है? वर्तमान में कौन कौन से लोकेशन? खगड़िया हो गया, भागलपुर हो गया, मुंगेर हो गया। यह मगध साम्राज्य के उत्तर पूर्व में स्थित था। कहाँ पे स्थित था? मगध साम्राज्य के उत्तर पूर्व में स्थित था। चंपा जो है वह वर्तमान में भागलपुर की राजधानी थी। चंपा जो थी ये अंग की राजधानी थी। पूछा जाएगा अंग की राजधानी क्या थी, तो चंपा, जो कि अभी वर्तमान में भागलपुर में स्थित है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। चंपा जो है अंग की राज्य की राजधानी, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। इसे राजा महागोविंद द्वारा स्थापित किया गया था। किसके द्वारा? महाराजा जो है, इसे राजा जो है महागोविंद द्वारा स्थापित किया गया था, याद रखना है। इसे चेनाम्पो, जिसको ह्वेनसांग द्वारा तथा मालिनी भी कहा जाता है, इसे चेनाम्पो तथा मालिनी भी कहा जाता है। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। तो अंगराज के बारे में इतने सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो आपको ध्यान रखना है, पूछे जाते हैं, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं वज्जी राज। वज्जी राज के बारे में देखते हैं। इसमें जो 8 वंश निहित थे। कितने थे? 8 वंश जो इसमें निहित थे वज्जी राज में। सबसे महत्वपूर्ण वंश कौन थे? लिच्छवी, विदेहा और जंत्रिका। इस बात को आपके ध्यान रखना। महत्वपूर्ण कौन कौन थे? लिच्छवी, विदेहा और जंत्रिका, और इसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे। यह उत्तर भारत में स्थित था। वज्जी जो था ये उत्तर भारत में स्थित था, और वज्जी की राजधानी कहाँ थी? वैशाली। याद रखना आपको, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि वज्जी की राजधानी कहाँ थी? वैशाली थी, वैशाली में स्थित थी। एग्जाम में पूछा गया है, प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन उठा के देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा क्वेश्चन। तो वज्जी की राजधानी वैशाली थी, याद रखना है। इसे विश्व का पहला गणतंत्र माना जाता है। ये तो और भी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये लाइन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अच्छे तरीके से आपको याद कर रहा है। विश्व का पहला गणतंत्र किसे माना जाता है? तो ये वैशाली को माना जाता है। सबसे विश्व का पहला गणतंत्र मतलब सबसे पहला गणतंत्र वैशाली को माना जाता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो वज्जी से इतने सारे फैक्ट थे। तो इसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण वंश थे? लिच्छवी, विदेहा, जंत्रिका। तो इसके बारे में अब आगे डिस्कस करेंगे हम लोग। तो लिच्छवी वंश के बारे में कुछ फैक्ट जानते हैं। लिच्छवी वंश जो है ये वज्जी संधि में सबसे शक्तिशाली वंश था। लिच्छवी वंश में जो है ये लिच्छवी वंश जो है ये वज्जी का सबसे शक्तिशाली वंश था। यह गंगा तथा नेपाल के उत्तरी तटों पर स्थित था। कहाँ पे स्थित था? गंगा तथा नेपाल के उत्तरी तटों पर स्थित था। इस बात को आपको ध्यान रखना है। इसकी राजधानी वैशाली में स्थित थी। कहाँ पे स्थित थी? वैशाली में। भगवान महावीर का जन्म जो है कुंदन ग्राम वैशाली में हुआ था। उनकी माता का नाम लिच्छवी की राजकुमारी थी। लिच्छवी की राजकुमारी थी, राजा चेतक की बहन थी। इस बात का आपको ध्यान रखना है। भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? कुंदन ग्राम वैशाली में। और उसकी माता का नाम क्या था? उसकी माता कहाँ की थी? लिच्छवी की राजकुमारी थी। ओके, और उसका राजा चेतक का बहन था।
उन्हें बाद में हर्यंका वंश के जो है अजातशत्रु जो मगध साम्राज्य में शामिल कर लिया गया था। उन्हें जो है बाद में हर्यंका वंश के अजातशत्रु के द्वारा जो है मगध साम्राज्य में शामिल कर लिया गया था। बाद में गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त ने लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह कर लिया। बाद में जो है गुप्त वंश का जो सम्राट था चंद्रगुप्त, वह जो है लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से बाद में विवाह कर लिया था। इस बात का आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट लाइन है, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, सारे आपको याद रखने हैं। अब देखते हैं जंत्रिका वंश के बारे में। जंत्रिका वंश के बारे में एक ही लाइन है, भगवान महावीर इस वंश से संबंधित है। ये लाइन तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यदि क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाए कि भगवान महावीर जो वह किस वंश से संबंधित थे, तो जंत्रिका वंश से। किस वंश से? जंत्रिका वंश से। और इनके पिता भी इनके पिता जो हैं इस वंश के प्रमुख थे, जंत्रिका वंश के प्रमुख थे भगवान महावीर के पिता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है ये। अब देखते हैं विदेह वंश के बारे में। विदेह वंश के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है? इसका उल्लेख जो है पहली बार यजुर्वेद में किया गया है। कहाँ पे? यजुर्वेद में किया गया है। इस राज्य की शुरुआत जो है इसका वाकु के पुत्र निमि विदेह द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? इस राज्य की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? इसका वाकु के पुत्र निमि विदेह के द्वारा किया गया था। इंपॉर्टेंट है। मिथि जनक विदेह ने मिथिला की स्थापना की। किसके द्वारा किया गया मिथिला की स्थापना? मिथि जनक विदेह के द्वारा। राजा जनक की पुत्री देवी सीता जो है इस वंश से संबंधित है। इंपॉर्टेंट लाइन है, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सीता जो है राजा जनक की पुत्री वह किस वंश से संबंधित है, तो वह विदेह वंश से संबंधित है। इंपॉर्टेंट लाइन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको वीडियो जो शुरू से अंत तक देखना है। इसके बाद जो है बिहार के प्राचीन इतिहास से जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है। जनकपुर जो कि अब नेपाल में है, इस राज्य की राजधानी थी। विदेह की राजधानी कहाँ थी? जनकपुर में थी, जो कि अभी नेपाल में है, और इस राज्य की राजधानी थी। तो विदेह वंश से संबंधित इतने सारे फैक्ट आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखने हैं, ध्यान रखने हैं। पीडीएफ जो है आपको माय एग्जाम हब के नाम से टेलीग्राम चैनल है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पे जाके आपको सर्च करना है, वहाँ पे आपको आ जाएगा ऊपर में ही माय एग्जाम हब, उसको ज्वाइन कर लीजिए। पीडीएफ वहाँ पे आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, वहाँ से आप जो है बाद में रिवीजन कर सकते हैं। ओके, तो ये सारे फैक्ट थे इससे संबंधित। चलिए आगे डिस्कस करते हैं मगध राज्य के बारे में। दो डिस्कस तो कर चुके थे, अब मगध राज्य के बारे में डिस्कस करते हैं। बिहार के ये तीसरा महाजनपद, इसका उल्लेख जो है पहली बार अथर्ववेद में किया गया था। पूछा जाएगा कि मगध राज्य का सबसे पहली बार उल्लेख कहाँ किया गया था, तो ये अथर्ववेद में किया गया था। यह उत्तर में गंगा से दक्षिण में विध्यांस तक, पूर्व में चंपा से पश्चिम में सोन नदी तक विस्तारित था। ये लोकेशन भी आपको याद रखना, मगध राज्य का विस्तार जो है कहाँ से कहाँ तक हुआ था। इसकी राजधानी गिरिवर्ज या राजगीर थी, जो 5 पहाड़ों द्वारा सभी ओर से पहाड़ों से घिरी हुई थी। तो मगध का राजधानी कहाँ था? तो राजगीर, और जिसको गिरिवर्ज के नाम से जाना जाता है, जो कि 5 पहाड़ों से घिरा हुआ था। बाद में राजधानी को पाटलिपुत्र हस्तांतरित कर दिया गया था। कहाँ पे? बाद में जो है पाटलिपुत्र इसका राजधानी हस्तांतरित कर दिया गया था। मगध के राज्य कौशल, वत्स, अवंती शामिल थे। इसमें मगध राज्य में कौन कौन शामिल थे? कौशल, वत्स और अवंती भी शामिल थे। इसने बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। मगध साम्राज्य जो है, मगध राज्य, ये जो है बौद्ध धर्म और जैन धर्म के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। भारत के 2 महान साम्राज्यों अर्थात मौर्य और गुप्त का उदय जो है मगध में ही हुआ है। मगध साम्राज्य में ही हुआ है। किसका? 2 महान साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य और गुप्त साम्राज्य का। इस बात का आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट फैक्ट थे ये। नेक्स्ट देखते हैं मगध साम्राज्य से लेके मौर्य पूर्व कौन कौन से इंपॉर्टेंट राजवंश हुए थे मगध साम्राज्य में, वो देखते हैं। सबसे पहले है वृहदर्थ राजवंश। वृहदर्थ को पहले मगध के राजा के रूप में जाना जाता था। वह चेदी के कुरु राजा वासु के बड़े पुत्र थे। वृहदर्थ को जो है मगध के पहले राजा के रूप में जाना जाता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। वह जो है चेदी के कुरु राजा के वासु के बड़े पुत्र थे। उनके नाम जो है उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। वृहदर्थ का पुत्र जरासंध सबसे प्रसिद्ध राजा था। वृहदर्थ का पुत्र जो जरासंध था वह सबसे प्रसिद्ध राजा था, ध्यान रखना है। गिरिवर्ज, जिसको राजगीर बोलते हैं, जरासंध के अधीन एक राजधानी थी। इस बात का आपको ध्यान रखना है। प्रोद्योता राजवंश मगध में बृहत राजवंश के उत्तराधिकारी थे। प्रोद्योता राजवंश जो है वह मगध में वृहदर्थ राजवंश के उत्तराधिकारी थे, इंपॉर्टेंट है। तो ये थे वृहदर्थ राजवंश से संबंधित इतने फैक्ट। अब देखते हैं हर्यंका राजवंश। हर्यंका राजवंश में कौन कौन से इंपॉर्टेंट राजा सब आए थे, जो कि 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक रहा हर्यंका राजवंश का शासन। इसमें सबसे पहला है बिंबिसार। इन्होंने राजवंश की स्थापना की, यह बुद्ध के समकालीन थे। तो पूछा जाएगा कि हर्यंका राजवंश का स्थापना किसके द्वारा किया गया, तो ये बिंबिसार के द्वारा किया गया, और ये बुद्ध के समकालीन थे। इन्होंने अपनी राजधानी राजगीर में स्थापित की थी, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार वैवाहिक संबंधों के माध्यम से किया, जिसका उदाहरण कौशल राज्य है।
ये अपना साम्राज्य का विस्तार जो है वो वैवाहिक संबंध के माध्यम से बहुत ही ज़्यादा किया। उसका उदाहरण जैसे कौशल राज्य की राजकुमारी से शादी करके विवाह करके वहाँ पे अपना साम्राज्य विस्तार कर लिया। वो अस्थायी बलों सेना बनाने के लिए इतिहास में पहला शासक था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, अस्थायी बलों और सेना बनाने के लिए इतिहास में ये पहला शासक था। कौन? बिंबिसार। इंपॉर्टेंट है। इन्होंने अवंती के राजा चंद्र प्रद्युदाता और उनके लंबे समय तक प्रतिद्वंदी के उपचार हेतु चिकित्सक जीविका को उज्जैन भेजा, जो बाद में मित्र बन गया। जीविका जो है एक चिकित्सक था, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो ये थे बिंबिसार के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य। अब देखते हैं अजातशत्रु, जो कि इसके पुत्र थे। इन्होंने अपने पिता बिंबिसार को अगला शासक बनने के लिए मार दिया। अजातशत्रु जो थे वह शासक बनने के लिए अपना पिता जो है उसको बिंबिसार को वो हत्या कर दिया, मार दिया, और खुद जो है सिंहासन पे बैठ गया। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। भगवान बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया और भगवान बुद्ध ने भी अपने शासनकाल के दौरान मोक्ष प्राप्त किया अजातशत्रु के शासनकाल के दरमियान। पहली बौद्ध परिषद जो कि 483 ईसा पूर्व में राजगीर में इनके संरक्षण के तहत आयोजित की गई थी। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना है कि पहली बौद्ध परिषद कौन से राजा के शासनकाल में हुआ था? तो अजातशत्रु याद रखना है आपको। और कहाँ पे हुआ था? राजगीर में। इंपॉर्टेंट है, 483 ईसा पूर्व। तो ये थे अजातशत्रु से संबंधित। नेक्स्ट देखते हैं उदयन। उदयन के बारे में, इसने भी अगला शासक बनने के लिए अपने पिता अजातशत्रु को मार दिया। ये भी जो शासक बनने के लिए जो है अपने पिता अजातशत्रु को मार दिया। तो ये सारे अपने क्रम में जो है पहले बिंबिसार हो गया, फिर हो गया अजातशत्रु, फिर उदयन, एक दूसरे को मारते चले गए, हत्या करते चले गए और खुद जो है शासक बनते चले गए एक दूसरे को मार के। तो इसने गंगा और सोन नदियों के संगम पर जो है पाटलिपुत्र शहर की स्थापना की और इसे जो है अपनी राजधानी बनाया। उदयन जो है, उदयन का राजधानी कहाँ था? ये पाटलिपुत्र था, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और राजधानी बना पाटलिपुत्र शहर का स्थापना किसके द्वारा किया गया? उदयन के द्वारा। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो याद रखना आपको पाटलिपुत्र। अब देखते हैं शिशुनाग राजवंश के बारे में। शिशुनाग राजवंश के कब से कब तक? 412 ईसा पूर्व से 344 ईसा पूर्व तक राज किया। तो इसमें सबसे पहला देखते हैं शिशुनाग के बारे में। यह राजवंश के संस्थापक थे। शिशुनाग राजवंश के संस्थापक कौन थे? तो शिशुनाग थे। यह बनारस के वायसराय थे। इस समय के दौरान मगध के दो राजधानियां अर्थात राजगीर और वैशाली थी। इस समय के दौरान जब मगध की दो राजधानियां थी, कौन कौन? राजगीर और वैशाली, याद रखना इंपॉर्टेंट है। आखिरकार इन्होंने अवंती के प्रतिरोध को समाप्त करके 100 वर्ष की प्रतिद्वंदता को खत्म कर दिया। जो भी अवंती से प्रतिरोध थे, जो भी हो रहे थे, प्रतिद्वंदी थे, लड़ाई हो रहा था जो भी, उसको समाप्त करके जो 100 वर्षों का प्रतिद्वंदता जो है वो समाप्त खत्म कर दिया। कौन? शिशुनाग। नेक्स्ट देखते हैं काल अशोक के बारे में, जो कि इसी वंश से संबंधित है। इन्होंने अपनी राजधानी को पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया और यह आगे मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में जारी रखा। इन्होंने जो अपने राजधानी को कहाँ स्थानांतरित किया? पाटलिपुत्र, और यह आगे मगध की साम्राज्य की राजधानी के रूप में जारी रखा। ये वैशाली में दूसरी बौद्ध परिषद 383 ईसा पूर्व में का आयोजन इसके संरक्षण के तहत किया गया। इंपॉर्टेंट लाइन है कि दूसरा बौद्ध परिषद कहाँ पे हुआ था? तो वैशाली में हुआ था। कितने ईस्वी में हुआ था? तो 383 ईस्वी में। और किसके संरक्षण में हुआ था? तो काल अशोका के संरक्षण में हुआ था। राजा कौन था उस टाइम? तो सारे इंपॉर्टेंट तथ्य हैं, कुछ भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसलिए जो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो जो है शुरू से अंत तक देखिए, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। ओके, इस बात पे आपको ध्यान रखना है। अब देखते हैं नंद राजवंश के बारे में। 344 ईसा पूर्व से 321 ईसा पूर्व महापद्मानंद ने जो है अंतिम शिशुनाग शासक नंदीवर्धन की हत्या के बाद जो है राजवंश की स्थापना की। शिशुनाग वंश का जो है अंतिम शासक कौन था? नंदीवर्धन। उसका हत्या करके जो है महापद्मानंद जो है नंद वंश की राजवंश की स्थापना की। इस बात का आपको ध्यान रखना है। इन्हें महापद्मापति एक अनंत मेजबान या विशाल संपत्ति के स्वामी के रूप में बताया गया था। महापद्मानंद को जो है महापद्मापति जो है एक अनंत मेजबान या विशाल संपत्ति के स्वामी के रूप में बताया गया है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। महाबोधिवामस में इन्हें उग्रसेन कहा जाता है। महाबोधिवामस में इसको उग्रसेन कहा जाता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। और धनानंद जो है इस वंश के अंतिम शासक थे। धनानंद इस वंश के बहुत ही प्रतापी और अच्छे बड़े शासक थे। अंतिम शासक थे किसके? नंद वंश के, राजवंश के। और ये अलेक्जेंडर के समकालीन थे। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि अलेक्जेंडर के समकालीन कौन थे? धनानंद, जो कि नंद राजवंश से संबंधित थे। ये बहुत ही प्रतापी राजा थे, प्रतापी शासक थे, लेकिन क्रूर थे। और ये अंतिम शासक थे नंद राजवंश के। तो ये थे इंपॉर्टेंट कि मौर्य राजवंश से पहले कौन कौन से राजवंश आए। तो वे सारे फैक्ट जो है हम लोग इस वीडियो में, बिहार का प्राचीन इतिहास भाग 1 है, इसके जो है सारे देख लिए। मौर्य राजवंश से पहले कौन कौन से शासक आए थे। तो इसका भाग 2 जो आएगा वो भी आपको जरूर देखना है। उसमें भी सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है सारे राजवंश के बारे में, प्राचीन इतिहास से संबंधित जितने हैं सारे डिस्कस करेंगे। ओके,
और कैसा लगा ये वीडियो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। यदि अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि आप अपना सपोर्ट हमें बनाए रखें। और अभी चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इस तरह का एक भी वीडियो से आपसे छूटे ना। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखते रहिए माय एग्जाम हब यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।